हेलो बच्चों, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हमने मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि पूरे चैप्टर को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए भी रहेंगे और आपकी जनरल नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे कि आप चीज़ों को सोच रहे हैं और बिल्कुल आपके आसपास होने वाली कुछ चीज़ों पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फिर आप उसका एक लॉजिकल आंसर क्या देते हैं वो रहता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पार्ट के अंदर। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी कार में आपने देखा होगा, कार को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लाइट उसकी जलनी स्टार्ट हो जाती है। जब कार को हम स्टार्ट मतलब खाली हमने उसमें की लगाई और हम लाइट ऑन करते हैं तो जल जाती है। अब मैं कार को स्टार्ट करता हूं, तो जैसे ही आपने ध्यान दिया होगा कार को स्टार्ट करते हैं तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप देखते होंगे कि जो हेडलाइट होती है, जो बल्ब होता है, उसकी लाइट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ा सा डिम हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि उसके इस कॉज के पीछे क्या रीजन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हेन वी स्टार्ट अ कार इट्स लाइट गेट्स डिमर व्हाई, उसकी लाइट डिम क्यों हो जाती है आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आपको आंसर क्या देना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन यही है। तो लाइट आपने पहले तो देखा होगा, आपने गाड़ी स्टार्ट करते वक्त भी देखा होगा, घर में भी आप देखा होगा, जब बाथरूम में नहा रहे होते हैं लाइट जल रही होती है तो आप क्या करते हैं, अगर गीजर का स्विच सडनली ऑन कर मतलब गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने देखा होगा लाइट डिम हो जाती है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो स्टार्टर जो होता है वो आपके पास ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, उसको स्टार्ट होने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे ज्यादा करंट चाहिए। या फिर गीजर की बात करोगे, सेम उसके पास वो हाई पोटेंशियल डिवाइस होती है तो हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही आपके पास, आप यहां समझने की कोशिश करना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आप चलिए एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, पहले कार वाला। कार की बात कर रहे हैं तो कार के स्टार्टर को ज्यादा करंट की, बैटरी के टर्मिनल से ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, वो लार्ज हो जाएगा, क्योंकि सडनली जब उसको स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत है करंट, हाई करंट की जरूरत होती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होने की वजह से आपका फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो लाइट है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाता है। सेम आप बोलेंगे गीजर के केस में भी, वहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उसको फिर कवर कर लेता है जो वहां पे ड्रॉप हो रखा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर रहे थे। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने एक सर्किट बनाया हुआ था, यहाँ पे सर्किट के साथ हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका बैटरी का ईएमएफ लिख रहे थे, ये कैपिटल R रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसके साथ अगर आपके पास जो E था वो V प्लस आई आर हो जाता था। V पोटेंशियल, ये टर्मिनल पोटेंशियल होता है, और R आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और I इसमें से फ्लो होने वाला करंट है। तो बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज इंटरनल रेजिस्टेंस अ डिफेक्ट ऑफ सेल, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आप जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है इज इंटरनल रेजिस्टेंस अ डिफेक्ट ऑफ सेल, सो योर आंसर विल बी यस। अब बोलेंगे कि सेल का एक डिफेक्ट ही होता है, क्यों होता है पूछा जाएगा, इफ यस व्हाई या हाउ, एक्सप्लेन आपको करना है। तो आप बोलेंगे कि इंटरनल पार्ट में बैटरी के, हमने पढ़ा हुआ था कि जब हम बैटरी की बात करते हैं तो उसके पास 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इसके अंदर जो आयंस, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, NaCl, Na+ और Cl- में ब्रेक करते हैं, तो पॉजिटिव एंड की तरफ नेगेटिव आयन जाते हैं और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इनके जाने में जो बैटरी रेजिस्टेंस लगा रही है, रुकावट लगा रही है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर बैटरी नहीं है, जैसे मैंने बोला था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर नहीं रहती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें कम रहता है, पुरानी बैटरी रहेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो गया। सिंपली अगर मैं बोल दूंगा कि डिफेक्ट ही तो है, और वो एज के साथ साथ, बैटरी की एज के साथ साथ डिफेक्ट आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ये एक डिफेक्ट होता है, क्योंकि इंटरनल फ्लो में आपके पास जो बैटरी की सेल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको थोड़ा बहुत ये एक पार्ट उसका वेस्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन आपने पढ़े हैं, सीरीज और पैरेलल। मैं एक बहुत छोटे से मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि हमारा इस साल के बोर्ड के सिलेबस में से सीरीज पैरेलल हटा दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 4 ओम है, तो अगर दो रजिस्टर्स सीरीज में लगे होंगे तो उनका रिजल्टेंट 4 ओम तो 8 ओम हो जाएगा, और यहाँ 1/4 करोगे तो कितना होगा 2/4 यानी कि 1/2, तो R आपके पास हो जाएगा 2 ओम। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं इन रजिस्टर्स का 8 ओम आता है, और पैरेलल अगर इनको आप कनेक्ट करते हैं 2 ओम होता है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि जब आप रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसका रीजन क्या देते हैं? अब आप सोचिए, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन भाई ये फॉर्मूला तो है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब आपने एक रजिस्टर ये है, मान लीजिए एक रजिस्टर आपके पास ये है, मैं लाइन से ना दिखा करके इस तरीके से दिखा रहा हूं, सीरीज में ये होंगे, तो मान लो इसकी लेंथ L1 होगी, इसकी L2 होगी। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इनकी लेंथ ऐड हो रही है और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो हम कहते हैं कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर लेंथ इज एडेड और लेंथ इज इंक्रीज्ड। एज लेंथ इज इंक्रीज सो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। सेकंड क्या होता है कि अगर यही आपके पैरेलल में लग जाए इस तरीके से ये, तो आपके पास करंट को फ्लो करने के लिए दो इधर का भी मान लीजिए, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ जाएगा पैरेलल के केस में। तो एरिया बढ़ने का मतलब होता है रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस केस में लेंथ की वजह से हो रहा है, और इस केस में आपका किसकी वजह से हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर की आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस तरीके से बोला था, जब हम किसी मेटल की बात करते हैं, किसी कंडक्टर की बात करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मोशन करते रहते हैं, पढ़ा था। हमने बोला था कि जब हम इसको बैटरी से लगाते हैं तो ये एक के पीछे एक मूव करना शुरू कर देते हैं, और इनका जो ये मोशन है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन, और जो वेलोसिटी होती है इसको बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब आपने इसको बैटरी से लगा रखा है, आप कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो मैंने पढ़ाया था कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर E इज इक्वल टू 3/2 kT। E यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो ये इस एनर्जी से फ्री इलेक्ट्रॉन जो बगल में बाकी जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 2 8 3 होता है, तो यहाँ पे आप 2 इधर 8 और इधर आप 3 की बात कर रहे हैं, तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये कोलिजन करना स्टार्ट करेंगे तो ये इजीली यहाँ से यहाँ पहुंचने वाले नहीं है, तो इनका ड्रिफ्ट मोशन जो है वो अफेक्ट कर जाएगा। आप बोलेंगे कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस देयर कोलिजन इंक्रीजेस, therefore they do not go from one end to another end, hence their drift velocity is decreased। तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ मेटल इज अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अब रिलैक्सेशन टाइम क्या था, मैंने आपको एक उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम के लिए जब पीछे लेक्चर पढ़ाया हुआ है वहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ था। मैंने बोला था, मान लो पुराने टाइम की एक मूवी का एक सीन याद कर लो, 4-5 गुंडे हैं, वो एक हीरो को मार रहे हैं। तो हीरो यहाँ से मार खाता था, दूसरे के पास जाता था, दूसरे से मार खा के तीसरे के पास जाता था, इस तरीके की सिचुएशन चलती थी। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि अगर उस हीरो को पता है अभी मैं इससे मार खा रहा हूँ, नेक्स्ट के पास जाऊंगा फिर मार खानी है,
फिर नेक्स्ट के पास जाऊंगा, फिर मार खानी है। तो अगर उसको रिलैक्स करना है तो वो रिलैक्स कहाँ कर रहा है, वो दो कोलिजन के बीच में, दो टक्करों के बीच में रेस्ट कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर कोलिजन जो है वो फास्ट होंगे, अगर कोलिजन ज़्यादा जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक कोलिजन दूसरा कोलिजन में टाइम ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, और टाइम कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम है। अब आप सोचिए, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से आप एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन जो पहले वो कर रहा था, अब उसके कोलिजन टेम्परेचर बढ़ने से और ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब ये मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आवारा है, एनर्जी मिली तो ये तो दादागिरी में आ गए और टकराने लग गए। तो कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से जो कोलिजन का टाइम होगा वो कम हो जाएगा, जिससे रिलैक्सेशन टाइम भी आपका डिक्रीज कर जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या होगा, तो आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाएंगे और वो कोलिजन जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। A potential difference V is applied. Question note कर लीजिए। A potential difference V is applied across a conductor of length L. How is its drift velocity? How is its drift velocity is affected? How is its drift velocity affected when V is doubled? V is doubled and length is half. ये आपका क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है कि अगर आप इसके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उस पर आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है। आप अगर इसका पोटेंशियल डबल कर देते हैं, लेंथ को हाफ कर देते हैं, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब इसी का यहाँ पे मैं सर्किट दूसरा बना देता हूँ, ये बन जाएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से अगर कर देते हैं, बोलते हैं लेंथ को L/2 कर दो और यहाँ पे पोटेंशियल को 2V कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, आप यहाँ मान लीजिए आपने बोल दिया यहाँ पे VD है और यहाँ पे आपकी VD डैश है। ठीक है, सबसे पहले हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको मैंने पढ़ा, सिंपल आपको पता है F = ma होता है, A = क्या होगा F/m, F = क्या होता है QE, क्योंकि आप बैटरी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा E, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर उस पर फोर्स लगेगा कितना, F = QE लगता है, और इलेक्ट्रॉन के केस में EE हो जाता है। F = हमें पता है QE फॉर इलेक्ट्रॉन, Q = E, EE हो जाएगा। ठीक है, अपॉन m। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको हम लोग VD और टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं, EE/m हो गया। ठीक है, तो VD = E टाउ E/m। मीन्स अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप फॉर्मूला इस तरीके से बहुत जल्दी से निकाल भी सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से आप E को भी डिफाइन कर सकते हैं। E जो होता है आपका V/L होता है, क्योंकि उसने पोटेंशियल और लेंथ की बात कर, यहाँ फॉर्मूले में पोटेंशियल लेंथ नहीं आ रहे हैं। तो VD क्या हो जाएगा आपका, E टाउ V/L हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपने मान लीजिए यहाँ VD बोल दिया, इसको VD डैश बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी VD। अब VD डैश निकालने अगर आप जाते हैं तो VD डैश क्या निकालोगे आप, अब सोचो VD डैश क्या होने वाला है, E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना ही रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो गया, V को उन्होंने बोला 2V कर देते हैं और लेंथ को L/2 कर देते हैं। ये ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4E टाउ V/L, यानी कि 4 टाइम ऑफ VD। तो जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी पहले वाले की। आपसे यही पूछा गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका खूबसूरत सा आंसर हो जाना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of resistance of a wire and radius of it, keeping length and temperature of wire constant.
जैसे कोई वायर है, इसकी लेंथ एल है, एल को उसने बोला कांस्टेंट ले लेते हैं। अब आपसे बोला गया है कि भाई रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो रेडियस आपकी ये होगी क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ग्राफ बताना है आपने, इस तरीके का ले रहे हैं, तो एरिया कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये इसका जो सर्कल का है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ले रखा है। रो एल पाई कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी, अब जिस मटेरियल की वायर है उसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। एल आपको उसने पहले ही बोला था लेंथ कांस्टेंट है, और पाई हम सबको पता है कि कांस्टेंट होता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ जाएगा। और इसमें अगर हमें ग्राफ दिखाना है तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है, एक में रेडियस है, तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा कि रेडियस के बढ़ने से रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर रेडियस बड़ी होगी, अगर आप इसको बड़ा बनाते जाओगे तो भाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा और ज्यादा सरफेस मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने पे, और रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। तो जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अभी देखेंगे आपने प्रीवियस पेपर्स में, तो पूछे ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई। टाइम बचेगा, मैं लिखूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कम होंगे लिमिटेड टाइम में। टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल। इनका सेम डायमीटर है, मेन पॉइंट उठा लेते हैं, सेम डायमीटर है और आपके पास क्या है, इसका डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है, ऑफ सेम डायमीटर एंड डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, आर जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। और कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है, किसके साथ, एक बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई। इफ नंबर डेंसिटी इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई, ठीक है। नंबर डेंसिटी को हम लोग अगर एनएक्स से दिखाते तो नंबर डेंसिटी इन एक्स इज ट्वाइस नंबर डेंसिटी इन क्या बोल दिया उन्होंने, वाई बोल दिया हुआ, कि अगर इस तरीके से होता है, number density in x is twice that in y, find the ratio of drift velocity of electron in two wires। तो vd का ड्रिफ्ट वेलोसिटी x में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी y में इसका रेशियो निकालो, कह रहा है, सोल्यूशन कहते हैं। दो वायर्स हैं, सेम डायमीटर है, मटेरियल उनका अलग है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहे हैं वो सर्किट, हम देखो डायमीटर सेम है, लेंथ की कुछ बात नहीं कर रही है, तो जो मन कर रहा है वो बना लो, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये लगाई गई है और सीरीज में लगी हुई है बोला था, तो सीरीज में इस तरीके से, सीरीज के पीछे लॉजिक क्या है उसका, वो कहना चाह रहा है आपसे कि इसमें करंट दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी करंट और इसमें भी। तो अगर इसके लिए आई एक्स कह रहे हो, आप इसके लिए करंट आई वाई कह रहे हो, तो एज एक्स एंड वाई आर इन सीरीज, तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, तो आई एक्स जो है वो आई वाई के बराबर होता है, ठीक है। अब आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्या होता था, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी बोलते हैं। अब देखो डायमीटर यहाँ पे सेम दिए हुए थे, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम था, तो भाई एरिया भी इसके लिए अगर एरिया ए होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। डायमीटर से मतलब हो गया कि इसका एरिया सेम होगा। तो एक्स वायर के लिए आप लिखोगे तो एन ई ए वी डी, यहाँ पे आपने एक्स लिख देना है और यहाँ पे एन ई ए वी डी, और यहाँ पे क्या लिख देना है, वाई, ठीक है। एन, इसके लिए देखो एन एक्स ले लो, ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, वो मैं समझा ही चुका हूं आपको क्योंकि डायमीटर सेम है। तो एन एक्स वी डी, एक्स हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा एन वाई, और वी डी आपका इधर वाई हो जाएगा। अब इनका रेशियो पूछा गया था आपसे, वी डी एक्स और वी डी वाई का रेशियो, इसको इधर लेके आए, इधर क्या हो जाएगा आपका एन वाई अपॉन एन एक्स। आपसे बोला था जो नंबर डेंसिटी, इसकी नंबर डेंसिटी है वो इसकी नंबर डेंसिटी से डबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर आप बात करें एन वाई हो गया, और जो एन एक्स है आपका वो टू एन वाई है, टू एन वाई, तो एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया, वन बाई टू, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाए तो आप इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, आपने दोनों वर्ड सुने होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, किसमें, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर, जैसे कोई वायर है, ठीक है, द प्रॉपर्टी या द वर्च्यू ऑफ अ मटीरियल ऑफ अपोजिंग द मोशन ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी मटेरियल के करंट के फ्लो को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम रेजिस्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये वायर है, इसमें से अगर आप करंट को फ्लो करा रहे हैं तो ये करंट के फ्लो को अपोज कर रही है, करंट के फ्लो को अपोज कर रही है, तो जो प्रॉपर्टी है अपोज करने की उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है, और जो ये खुद वायर हो जाएगी इसको हम लोग रेजिस्टर बोल देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। फिर पूछा जाए आपसे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, तो आप बोलेंगे व्हेन करंट फ्लोज, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द वायर दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड, उनका कोलिजन होगा, बार बार कोलिजन होता है। कोलिजन में वो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी को लॉस कर देते हैं, और वही जो लॉस है दैट इज रेजिस्टेंस। आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से 100 लेके इधर 100 पहुंचाना चाहें तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट उसका वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट किसमें, कोलिजन्स में खर्च होता है। तो आपने बोला, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे व्हाइल ड्रिफ्टिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स द आयंस ऑफ द एटम ऑफ द कंडक्टर व्हिच कॉज द लॉस इन एनर्जी एंड दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता हूं कि भाई क्या करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर। फिर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन विद रीजन, तो आपका आंसर होगा कि करंट कैसी क्वांटिटी होती है। ये मैंने करंट वाले टॉपिक में पढ़ा भी रखा है पीछे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। तो करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद इसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो इसका रीजन ये होता है कि वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर लॉस को फॉलो, अगर मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर है, इधर 4 एम्पियर है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ये कितना एंगल पे 90 डिग्री पे। तो अगर मैं इसका 5 + 4 करता हूँ तो आंसर आता है इसका 9 एम्पियर। अगर ये वेक्टर लॉस को फॉलो करती है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था √p² + q² + 2pq cos 90। ठीक है, ये मान लो 3 एम्पियर कर लेते हैं, इसको 4 एम्पियर कर लेते हैं। 3 और 4 कितना होना चाहिए, 7 एम्पियर। ठीक है, तो cos थीटा होता है, यहाँ पे cos कितना है 90, कितना आ जाएगा √p² + q², तो आ जाएगा आपका 3² + 4², तो ये कितना आ जाता है √25, यानी ये 5 आना चाहिए था, जबकि इनका सम कितना आता है 7 एम्पियर। तो आप बोल रहे हैं कि इसका जो सम है, एडिशन है, वो वेक्टर लॉस को होल्ड नहीं करता है, इसलिए आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर नहीं है तो क्या होगी, फिर स्केलर क्वांटिटी होती है। विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए बोल दें तो ये कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इज अ वायर कैरिंग करंट इज चार्ज्ड, अगर किसी वायर में से करंट फ्लो करता है क्या वो चार्ज होती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। उसमें से क्योंकि जो भी चार्ज आप फ्लो करवा रहे हैं वो फ्लो कर जा रहा है, मीन्स आपके चार्ज पास कर जा रहा है, तो इसलिए वो कोई चार्ज कैरी नहीं करेगी। हम बोलते हैं कि नो, दैट विल नॉट बी चार्ज। तो हम इस तरीके से देखा हुआ है कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए थे, आगे हम लोग इस पे और सीक्वेंस में बनाते रहेंगे। तो आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। 2 फायदे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है, इसके अलावा प्रीवियसली जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उनका एक ब्रीफ रिवीजन सा हो जाता है आपका। थैंक यू।